आपको टेक्निकल नॉलेज काफ़ी सारी होगी, तो हम अपने बैच में भी देख रहे हैं। मेरे से ज़्यादा पढ़ाई में अच्छे स्टूडेंट्स हैं, इनके मेरे से बहुत हायर परसेंटेजेस हैं, लेकिन उनका भी प्लेसमेंट नहीं हुआ। कोचिंग ज्वाइन करना मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट है, उससे कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पे तुम्हारा रोल आता है, जो तुम्हारा दिमाग खर्चा करना होता है कि तुम जैसा चाह रहे हो इंटरव्यू वैसा वैसा प्रोसीड करें तुम्हारे अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स पूरा दिखाने आईएएस का इंटरव्यू नहीं है सबसे पहली बात। जितने बच्चे आजकल इंटरव्यूज जाते हैं यूट्यूब पे, जो आईएएस वाले इंटरव्यूज हैं जो कोचिंग्स कराती है वो देखे गलत। बीटेक में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। टू बी वेरी फ्रैंक, आपको अपने आप को बढ़िया सेल करना है खाली, ठीक है। आईएएस के इंटरव्यूज में ऐसा होता है कि अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा सोचो, फिर क्लियरली बोल दो कि नहीं आता, ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ऐसा नहीं है। तुमसे उसने पूछा स्क्रू, तुमको एकदम एग्जैक्ट स्क्रू नहीं पता है, तुमको 3 जोन्स नहीं पता उसके, तुम अब ये चीज़ बता दो, ठीक है। अब एक 3 जोन होते हैं, क्या क्या नाम होता है हमको एकदम एग्जैक्ट तो नहीं याद आ रहा है अभी, आई कैन नॉट रिकॉल एट द मोमेंट। ये कहीं नहीं कहना कि हमको आते नहीं, कभी सुना ही नहीं है, एकदम नई चीज़ है मेरे लिए, ठीक है। हाय फ्रेंड्स, मैं शिवम। आज अपने एसएस टेक्निकल चैनल पे एक नई टॉपिक के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट का बीटेक में प्लेसमेंट या किसी भी डिपार्टमेंट में है, आप बीटेक कर रहे हैं अगर किसी भी फील्ड से, तो ड्यूरिंग प्लेसमेंट बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि डिग्री कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद भी प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, बहुत सारा फेयरनेस होता है। तो उन सब टॉपिक को लेके आज हम एक नई वीडियो के साथ डिस्कस करेंगे। हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो मिस्टर वंश सर हैं, तो हम लोग इनसे डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये प्लेस्ड हो चुके हैं आफ्टर बीटेक। ओके, फ्रॉम ही कंप्लीटेड फ्रॉम बीटेक सीपेट आईबीटी लखनऊ। सो टुडे you meet Mr. Vans sir. Okay. So hello, firstly thank you for having me here. जैसा कि इन्होंने बताया, मेरा भी बीटेक 4th ईयर चल रहा है एंड आई एम करेंटली प्लेस्ड इन स्टेरलाइट, ओके, फ्रॉम सिपेट लखनऊ एंड माय ब्रांच इज प्लास्टिक इंजीनियरिंग। So today Vans sir will is about our पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। वंस सर बताइए कि बीटेक में कैसा रहा आपका पर्सनल एक्सपीरियंस और कैसे। बीटेक का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा। यस सर, इट वाज क्वाइट फन। ये हमारी ब्रांच भी जो है प्लास्टिक इंजीनियरिंग काफ़ी अलग सी ब्रांच है, इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। एक काफ़ी रिलेटिवली न्यू ब्रांच है, तो इसमें काफ़ी सारा ग्रोथ का स्कोप भी है, और क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन भी रिलेटिवली कम है कम्पेयर टू CS एंड IT, तो अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। मेरा भी जो रोल है जॉब का वो R&D डिपार्टमेंट है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। in Sterlite company. So during the entrance exam for all companies is taking entrance exam before interview. So entrance exam कैसे था आपका स्टरलाइट कंपनी का? जो एंट्रेंस एग्जाम सारी प्लेसमेंट्स का सेम पैटर्न होता है। सबसे पहले हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसमें हमारा जनरल नॉलेज, थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज वो सब चेक करा जाता है। ऑब्जेक्टिव होता है मोस्टली वो, ठीक है। तो मेरे में ऑनलाइन हुआ था वो, तो आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से हो सकता है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन होता है तो हो सकता है बहुत कैटेगरी से, बट एप्टीट्यूड में जैसे क्या क्वेश्चन को स्टूडेंट प्रिपरेशन कैसे करेंगे? में ऐसा कुछ प्रिपरेशन करना इतना नेसेसरी नहीं है, वो बेसिक नॉलेज टेस्ट करते हैं। जैसे ट्रायंगल बना हुआ है तो उसके अंदर लाइंस कटी हुई है, तो इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, वो सब बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा कुछ पढ़ने की इतना जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। बट बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम एप्टीट्यूड की तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, क्या करें। उसके लिए आपको यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस मिल सकती हैं, उससे आप देख सकते हैं। तो उसमें काफी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि सीरीज है, लिखा है 149 डैश, तो उसमें देख रहे हैं कि सारे स्क्वायर्स हैं, तो फिर 25 आएगा बाद में, तो जनरलाइज्ड होता है। बट एप्टीट्यूड में कुछ इंग्लिश के भी क्वेश्चंस होते हैं। एप्टीट्यूड उस टेस्ट की हेडिंग होती है, बट उसमें मेन हमारा जो होता है टेक्निकल नॉलेज देखी जाती है। जो हमारे कोर के सब्जेक्ट्स हैं वो भी क्वेश्चन होते हैं। उसमें इंग्लिश एक सेक्शन होता है, उसमें ग्रामर वो सब चेक होता है, एक में सारे GS ये सब क्वेश्चन होते हैं कि सीरीज सीक्वेंस, ये सारे सर्कल है, पाई है, उसमें क्या दिखता होगा। और फिर एक हमारा पार्ट होता है जो स्कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, प्लास्टिक इन्फॉर्मेशन चेक होती है। ये 3 पार्ट मिला के वो टेस्ट होता है। और अदर इंजीनियरिंग कॉलेज का भी सेम ही पैटर्न होता है मे बी एप्टीट्यूड के लिए। तो ऑल स्टूडेंट को मोस्टली यूट्यूब पे प्रिपरेशन करना चाहिए कि अगर आपका एप्टीट्यूड प्रिपेयर करना है तो यूट्यूब आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग द क्या होता है कि जब स्टूडेंट इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हमें इस टॉपिक से डाउट हो रहा है, इस टॉपिक से डाउट हो रहा है। तो इंटरव्यू कैसे स्टूडेंट फेस करें, क्या अच्छा रहेगा, कौन सा बेटर? तो सबसे पहले जैसा भी हमने बताया कि पहला स्टेप होता है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट। जब आप वो क्लियर कर लेते हैं तो हमारा होता है टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू के बाद हमारा HR इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग मतलब फिर सिलेक्शन हो जाता है। कभी कभी टेक्निकल इंटरव्यू के पहले एक और स्टेप होता है, जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ वो बहुत सारे बच्चों ने क्लियर कर लिया आपके कॉलेज के, तो इतने सारे लोगों का इंटरव्यू नहीं लिया सकता है, लिमिटेड टाइम होता है जो कंपनी से आ रहे हैं उनके पास भी।
तो उसके पहले हमारा एक स्टेप होता है, उसको कहते हैं GD, ग्रुप डिस्कशन। तो वो एक उसके बीच का स्टेप होता है, उसमें और बच्चे थोड़े से छट जाते हैं इंटरव्यू में जाने के लिए। तो वो क्लियर करने के बाद आपका फिर होता है टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू में पूरा टेक्निकल होता है। पहले सबसे आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू मेन स्टार्ट हो जाता है। उसमें फिर आपको जो टेक्निकल नॉलेज आपने 4 साल तक पढ़ाई करी है वो सब पूछा जाता है। तो फॉर मी, मेरे इंट्रोडक्शन के बाद में उसमें हमने कुछ पॉइंट्स इंक्लूड करे थे, अपने इंटर्नशिप्स थी और प्रोजेक्ट्स थे, उनको हमने अपना मेन बेस बना के अपने आप को प्रेजेंट करा था कि मेरे पास ऑल्दो आई एम अ फ्रेशर, मेरे पास इंटर्नशिप्स और इसकी वजह से कुछ मेरे पास टेक्निकल नॉलेज है विच सेट्स मी अपार्ट फ्रॉम माई काउंटर पार्ट्स। एंड अनदर थिंग आई सोल्ड माई सेल्फ विद वॉज दैट आई हैड गुड कम्युनिकेशन। ओके, एंड बट इंटरव्यू में क्या होता है, क्वेश्चन आपके कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड ज्यादा मोस्टली आस्क किए जाते हैं बेस्ड ऑन रिज्यूम सिलेक्शन के हिसाब? आपके रेज्यूमे में आपने जो आपने कोर में करा है वही सब लिखा होगा। यस, तो टेक्निकल इंटरव्यू में आपने जो 4 साल पढ़ाई करी, जो आपका सब्जेक्ट्स हैं वही पूछा जाएगा मोस्टली। तो आपसे फॉर प्लास्टिक स्टूडेंट्स कैसे क्वेश्चन आपसे आस्क किए गए थे एज अ प्लास्टिक इंजीनियर? हम अपना पूरा तुमको बताते हैं। यस, रेज्यूमे में पहले तो आपको काफ़ी सारे जो चेंजेस करने जिससे आप बाकियों से अलग लगे। अब जैसे 10 बच्चे बैठे हुए लाइन से, तो हम किसी को ले सकते हैं, तुम्हें क्यों लें, ये सामने वाले के सबसे बेसिक क्वेश्चन है। तो उसको आपको आंसर करना आना चाहिए। तो उसमें आप क्या क्या बोल सकते हैं कि मैंने ये इंटर्नशिप करी है, मेरे पास ये प्रोजेक्ट्स है, मेरे पास ये सारा एक्सपीरियंस है, मेरे पास इतने सारे सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है। मार्क्स तो बेसिक टेक्निकल नॉलेज, इंजेक्शन मोल्डिंग के लिए सबका एवरेज मतलब बराबर ही रहता है कोर सब्जेक्ट। हाँ, तो हाउ आर यू डिफरेंट, वो आपको वहाँ पे सेल करना होगा अपने आप को। अच्छा, तो मतलब इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे आस्क किए मेरा गए? इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो पहले मैंने अपने आप को खुद को इंट्रोड्यूस किया। पहले सैल्यूटेशंस होते हैं, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून। क्वेश्चंस क्या सर ये क्वेश्चंस? सैल्यूटेशंस, माय नेम इज वंशी त्रिपाठी, आई हैव डन दिस इंटर्नशिप, दीस आर माय हॉबीज एक्सेट्रा। ये बेसिक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारा हो गया। उसके बाद उसने कहा ठीक है, अच्छा बताइए, आपका 4 साल से बीटेक में प्लास्टिक इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, सो व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? यस सर। तो इंटरव्यू में जाने के पहले तो आपको थोड़ा सा कंपनी के बारे में रिसर्च करनी है और अपने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं फॉर प्लास्टिक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, ये सिपेट लखनऊ के वो सब भी देख रहे होंगे तो उनके लिए भी है। आपको प्रोसेसिंग बहुत अच्छे से पढ़नी है, वो अच्छे से आपको आना चाहिए। आपको मटेरियल्स पढ़ने हैं और मटेरियल्स में भी आप थोड़ा सा पहले से कंपनी पे रिसर्च कर लीजिए, तो वहाँ पे क्या काम होता है वो पढ़ लीजिए। और उसमें भी उसके अलावा कम्युनिटी प्लास्टिक्स आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि वो जनरलाइज्ड है, उसके बारे में पूछा ही जाएगा आपसे। 80% कम्युनिटी का होता है, जैसे LDP, HDP है, पॉलीकार्बोनेट हो गया, PMMA हो गया, ये सब बेसिक्स है, ये सब कोई भी पूछ सकता है कभी भी। तो जैसे फेयरनेस होता है कि कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस कैसे हम डेवलप That करें is a very important ड्यूरिंग factor. द तो उसका यही चीज़ है, जो लोग पढ़ाई में बहुत तेज है उनका कम्युनिकेशन का उतना अच्छा नहीं है, और जो लोग का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है उनके मार्क्स उतने सब पार नहीं है। तो कम्युनिकेशन लेवल तो कैसे आपको दोनों का एक बढ़िया बैलेंस रख के लाना होगा, जिससे आपका एक अच्छा सा प्लेसमेंट हो सके। तो कम्युनिकेशन लेवल कैसे इंक्रीज कर सकते हैं स्टूडेंट सर? एक तो तरीका है कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे प्रैक्टिस तो और कोई गाइडेंस नहीं है कि कम्युनिकेशन, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कोचिंग ज्वाइन करते हैं फॉर इंग्लिश आपको इम्प्रूव करनी है तो आपस में दोस्तों से बात करिए, 2-4 दोस्त ढूंढिए जिनकी पहले से अच्छी है, या फिर नहीं भी है तो जो सब लोग बराबर है वहाँ से स्टार्ट करिए। तो अगर जैसे मान लो कि हिंदी में स्पीकिंग करना है, हमें कोई कॉन्फिडेंस लेवल नहीं स्टूडेंट का अच्छा है, तो हिंदी में बोलने में कोई प्रॉब्लम? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए आप हिंदी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू में हम यही आपको देंगे कि आप इंग्लिश यूज़ करें। इंग्लिश उससे आपका एक यूनिक सेलिंग फैक्टर हो जाता है कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। अगर आपका कम्युनिकेशन इंग्लिश में बहुत अच्छा सा है तो वो अलग से दिखाई देता है, उसका एडवांटेज मिलते हैं। और सर जो इंटर्नशिप होता है, तो इंटर्नशिप का भी कोई इफेक्ट होता है ना? इंटर्नशिप का भी इफेक्ट होता है, उस पर रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अच्छा, अब हम आपको पूरा स्टार्टिंग से बता रहे हैं उन्होंने क्या क्या पूछा था। तो पहले मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ टेक्निकल राउंड पे, अभी हम एप्टीट्यूड क्लियर हो गया, फिर टेक्निकल राउंड हुआ। मेरे में GD नहीं हुआ था, ठीक है, काफ़ी कम बच्चे एप्टीट्यूड निकाल सकते थे, तो थोड़ा टफ था। तो टेक्निकल राउंड में इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने पहले पूछा कि व्हाट वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट इन बीटेक। सो आई सेड माय फेवरेट सब्जेक्ट वाज प्लास्टिक प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग में, क्योंकि मैंने उनकी कंपनी में रिसर्च करी हुई थी, तो उन्होंने पूछा प्रोसेसिंग में कौन सी, तो हमने बोला एक्सट्रूजन, क्योंकि वो स्टेरलाइट है, वो लोग ऑप्टिकल फाइबर बनाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में पूरा एक्सट्रूजन का और PMMA का काम होता है, तो हमने पहले से पढ़ के अच्छे से रखा होता लिख के, ठीक है। तो एक्सट्रूजन हुआ, फिर एक्सट्रूजन के बेसिस पर उसने मुझसे खूब सारे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तुमने प्रोसेसिंग बोला, फिर उसने पूछा प्रोसेसिंग में क्या, तो एक्सट्रूजन। सामने जो बंदा बैठा है स्टेरलाइट में नौकरी कर रहा है, मैनेजर है वहाँ का, इतने साल से वहाँ पे एक्सट्रूजन ही देख रहा है, तो इसको एक्सट्रूजन के बारे में पूरी नॉलेज है। एक्सट्रूजन बता के उसको और कनेक्टेड फील हो रहा है। और जरूरी नहीं है कि वो प्लास्टिक इंजीनियरिंग करके सिपेट का आया बाहर में, हो सकता है उसने मैकेनिकल कर रहा है लेकिन अभी वो उस कंपनी में नौकरी कर रहा है, तो उसको एक्सट्रूजन के बेसिस भी ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि वहीं पे वहाँ पे ऐसा काम कर रहा है।
एक्सट्रूजन बोला तो एक्सट्रूजन पे उसने और क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। एक्सट्रूजन डिफाइन करो, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है उसमें। फिर हमने पूरा अच्छे से उसको हमने कहा कि ये बेसिक आंसर है मेरा, अगर और चाहिए तो हम ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, आपको कॉपी पेन भी है, पूरा डायग्राम है। उसने कहा नहीं इतना सफिशिएंट आंसर था। उसमें आंसर में ही हमने स्क्रू बोला था कि हॉपर से स्क्रू में जाता है, फिर डाई से जाता है, उधर जाता है, तो स्क्रू वर्ड आया था तो उसने उसको पिक करा। स्क्रू आया, स्क्रू क्या होता है उसको बताओ। स्क्रू में हमने फिर जोन्स बताया, फिर बताया कि उसमें एल क्या होता है, डेप्थ होती है, और थर्मो सेटिंग में हमारा सेम उसका लेंथ का होता है, यूनिफॉर्म होता है। थर्मोप्लास्टिक में इंजेक्शन मोल्डिंग केस में आगे से चौड़ा होता है। उसने सिर्फ बोला था कि स्क्रू क्या होता है डिफाइन करो, हमने इतना बता डाला। अपना ज्ञान वहाँ पे छापना है आपको, ठीक है। बस कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस ऐसा बोलो कि कॉन्फिडेंस अपना करना है, ठीक है। और ये भी डिपेंड करता है कौन सी प्रोफाइल के लिए, R&D के लिए, सेल्स के लिए। सेल्स के लिए तो पूरा कम्युनिकेशन उस पर बेस पे होगा, ठीक है, कितना बढ़िया आप बोल पा रहे हैं, क्या सेल वो होगा। जैसे तो R&D में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो R&D या अदर डिपार्टमेंट में भी स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, तो अदर डिपार्टमेंट में भी जैसे आपका R&D डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट हुआ है सर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा डिपार्टमेंट होता है। R&D में बहुत कम ही स्टूडेंट की डिमांड होती है और उनका इंटरेस्ट भी होता है। बट अदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखते हैं या क्वालिटी डिपार्टमेंट देखते हैं, तो उन स्टूडेंट के लिए आप क्या कहेंगे कि कौन सा? क्वालिटी में वैसे तो जो बहुत अच्छी MNCs होती है, सबसे पहले तो आपको MNCs को टारगेट करना है। और MNCs भी जो इंडियन ओरिजिन की अच्छी कंपनीज हो। एक होती है MNCs जो बढ़िया कंपनी होती है, फॉर्च्यून 500 लेवल वाली, और एक होती है लाला छाप कंपनी, ठीक है। उससे आपकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है, तो आपको फर्स्टली MNCs को टारगेट करना है, उसमें आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रहेगी, और वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट भी कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा होता है। हाँ, प्रोडक्शन और क्वालिटी डिपार्टमेंट। एक मेरी हमने 2 इंटर्नशिप्स करी थी अभी तक, तो एक मेरी BD में थी, विच इज़ एन अमेरिकन MNC, वो मेडिकल डिवाइसेस बनाते हैं, तो वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट देख के आपको बहुत अच्छा लगा था, तो वहाँ से मेरा ये आ रहा है। तो पहले सबसे पहले आप MNCs को टारगेट करिए, अगर उनमें नहीं होता फिर ये तो आपको बैकअप्स में ही करना पड़ेगा। अगर आप प्रोडक्शन या क्वालिटी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, तो आपको MNC कंपनी अगर आपके प्लेसमेंट के लिए आ रही है, तो आप MNC कंपनी के लिए आप प्रिपरेशन करें। उसके बाद MNC कंपनी में कोशिश करें कि अगर हमें प्रोडक्शन या क्वालिटी डिपार्टमेंट जाना है तो MNC के लिए चूज करें, ठीक है। देखो सबसे बढ़िया तो डिपार्टमेंट क्वालिटी होता है मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, सबसे बढ़िया क्वालिटी होता है। लेकिन एकदम फ्रेशर को क्वालिटी इतनी आसानी से देते नहीं है, क्योंकि उस पर पूरा उनका कंपनी का वो डिपेंड करता है। तो अच्छी कंपनीज होती हैं पूरे अपने बैच को डिस्कार्ड कर देती हैं कि जरा सा भी गड़बड़ होती है, तो फ्रेशर्स को क्वालिटी मिलना मुश्किल होता है। R&D है, R&D बड़ा डिपार्टमेंट होता है, सबने बिग बैंग थ्योरी देख के रखा है, तो वही सारा आपको R&D में करने को मिलेगा, तो इट इज़ अ फन जॉब। प्रोडक्शन में आपका ग्रोथ काफ़ी रहेगी आपको, लेकिन ऑन द फीट रहना पड़ेगा। आपकी मशीन चल रही है, उसमें ब्लैक स्पॉट्स आने लगे, ठीक है, तो आपको अवेलेबल रहना है, वहाँ पे जाके उसको टैकल करना पड़ेगा, तो उसमें आपको रेडिली एक्टिव रहना पड़ता है। R&D में आपके पास फंड्स है, इतना टाइम है, उसमें आपको कुछ नया करके देना है, ठीक है। प्रोडक्शन में आपको एक्टिव रहना पड़ता है, ये थोड़ा एक वो तो बिजी शेड्यूल हो जाता है। अच्छा, और आज आपका पर्सनल सेल्स होता है, तो अगर आपको सेल्स में आना तो सिंपल सेल्स में ना, तो उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने बीटेक इन ऐसी ब्रांच में करा है, तो उसके लिए तो आप BBA और वो सब भी कर सकते थे। तो सेल्स भी जा रहे हैं तो टेक्नो सेल्स को प्रेफर करो, जिसमें आपका नॉलेज जितने साल पढ़ा है वो सभी यूटिलाइज हो। अच्छा, और जैसे क्या है कि मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए स्टूडेंट CPET IPT लखनऊ को लेकर। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। कैसे क्या है यहाँ का? सबसे पहले तो मेरा चूज़ करने का यही था, ये AKTU के UPTU का एग्ज़ाम था, उसके थ्रू हुआ था। हमने काफ़ी सारे फॉर्म्स भरे थे, सभी में ऑलमोस्ट सिलेक्ट हो गया था, ठीक है, ठीक ठाक मेरी रैंक्स थी। लेकिन द रीज़न वाई आई चूज़ दिस प्लेस, क्योंकि अलग सी ब्रांच है। मेरा इंजीनियरिंग करने का उसी केस में मन था कि CS और IT ना करना पड़े, क्योंकि किसी को कुछ नहीं आता होता, वो सभी CS और IT में ही चले जाते हैं, कुछ नहीं करें चलो CS कर लो, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन वहाँ पे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और वो सब काफ़ी बड़ा है, ठीक है, लेकिन कंपटीशन, हाँ उसी में इक्विवेलेंट कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है। और इसका स्टडी लाइफ कैसे थी CPET IPT लखनऊ की? स्टडी लाइफ बहुत ईजी है, तो कुछ कठिन नहीं है, ठीक है। आपको फ्रैंकली स्पीकिंग इतना पढ़ लो कि बैक ना है, ठीक है। एक मिनिमम क्राइटेरिया इंजीनियरिंग में यही होता है, ठीक है, एक क्लास पढ़ के काम हो जाता है। मिनिमम क्राइटेरिया आपको फर्स्ट ईयर और फोर्थ ईयर में खूब मजे करने, तफरी काटनी है। मेन जो कोर सब्जेक्ट्स थे वो सेकंड और थर्ड ईयर में थे, ठीक है। जो प्रोसेसिंग है, मटेरियल है, एडिटिव एंड कंपाउंडिंग है, इनको अच्छे से पढ़ना, यही आगे काम भी आना है, ठीक है। इसके अलावा इतना पढ़ लो कि बैक ना है, बस बैक नहीं आ रही है, बाकी तुम साल भर कुछ भी करो। और एक बेसिक मिनिमम नंबर्स होते हैं, 60% तो कंपनीज जो हमारे आजकल आ रही है सबसे कम वाली वो लेती हैं। कोशिश करो 70% एंड अबव रहे परसेंटेज आपकी थ्रू आउट बीटेक, 4 साल की एवरेज मिला के 60% से अबव होना चाहिए। हाँ, 60% क्राइटेरिया होता है, लेकिन थोड़ा 70, 65, 70 का ट्राई करो। तो
तो क्राइटेरिया कंपनी ऑलरेडी बताती है, हर कंपनी का अपना क्राइटेरिया होता है। आपकी एक भी रनिंग बैक नहीं होनी चाहिए और 60% से ज़्यादा होना चाहिए बीटेक में, तभी आपको बैठने को मिलेगा पहले स्टेप। और एंट्रेंस एग्जाम। ओके, ये मेरा काफ़ी अच्छा इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। तो आई वॉज एबल टू कैरी द कॉन्वर्सेशन जैसे हम चाह रहे थे, ठीक है। मेरी इंटर्नशिप्स है, वहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट थे, तो मेरा प्रोजेक्ट है पॉलीमर बॉडी इम्प्लांट्स। तो उसकी बात थी, तो आई वॉज एबल टू कनेक्टेड विद माई इंटर्नशिप। तो वहाँ से इंटर्नशिप की बात होनी स्टार्ट हुई, फिर वहाँ से इंटर्नशिप के बारे में पूछा गया। इंटर्नशिप तो हमने करी हुई है, उसके बारे में सब कुछ पता है, तो हमने बता लिया। बाकी हमसे MFI ये सब प्रोसेसिंग पूछी गई थी, टेस्टिंग पूछी गई थी। He asked me around 100 and 150 questions. He asked a lot of less questions, लेकिन हम जवाब खूब सारे देते थे। जैसे अभी हमने स्क्रू का एग्जांपल दिया, तो उसने पूछा स्क्रू के 3 पार्ट बताओ, तो हमने वो तो बताया ही, और बाकी उसने रोका नहीं, तो हम बताया चलेगा अभी उसमें क्या अंतर होता है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। अगर आप फ्लुएंटली मजे से बता रहे हैं एकदम कैजुअली, तो उसको भी अच्छा लगेगा कि हाँ इसके सारा नॉलेज है, तो आने देगा। अगर एकदम अटक वटक रहे हो तो कहेगा हाँ हाँ ठीक 3 बता दिया बस करो। तो HR राउंड में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। टेक्निकल राउंड क्लियर होने के बाद फिर HR राउंड होता है। HR राउंड में ह्यूमन रिलेशंस का भी मैनेजर होता है, उसमें ये सारे क्वेश्चंस होते हैं कि पहले तो बेसिक प्रोडक्शन होता है इसमें भी, फिर फैमिली बैकग्राउंड पूछता है कि जगह से कोई दिक्कत तो नहीं है, बच्चा तुम रहते हो लखनऊ में, तुम्हारी नौकरी लगी है चेन्नई में, तुम बार बार छुट्टी मांगो, बार बार वापस भाग के जाओ, घर में कोई दिक्कत हो गई है, जॉइंट फैमिली नहीं है मेरी, न्यूक्लिएटेड फैमिली छोटी है, पेरेंट्स की तबीयत खराब, बार बार छुट्टी लेनी पड़ रही है, मतलब वो बेसिक्स पूछता है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जनरल HR वाले होते हैं। वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, तुम कंपनी के लिए एसेट कैसे होगे, तुम है करके हमारा क्या फ़ायदा होगा, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, वो सब बेसिक्स हैं, वो आप गूगल करिएगा, अच्छे आंसर मिल जाएंगे। और इन सबको सिर्फ वही वर्ड फेंक के मारने की जगह कुछ इसमें साथ में अपना एक एक्सपीरियंस और एक लाइन दी अच्छे वो सब भी ऐड करके दो, ठीक है। जैसे तुमने हॉबीज़ बोली अपनी हॉबी बताओ कुछ। और टीचिंग, जैसे टीचिंग तुम्हारी हॉबी है, तो उसने बोला तुम्हारी हॉबी क्या है, HR राउंड चल रहा है अभी, ठीक है। व्हाट आर योर हॉबीज, तुमने बोला टीचिंग, तो खाली टीचिंग बोल के तुम चुपचाप बैठ गए, तो इतना मज़ा नहीं आया। अब तुम इसके साथ में थोड़ा सा अपना पर्सनल वो भी डालो, थोड़ा इसको रिलेटेबल बनाओ। तुमने उससे क्या सीखा, शेयरिंग अवर नॉलेज विद टीचिंग करी, तो उससे हम जो बच्चे होते हैं जो मेरे साथ ही उनको पढ़ाते हैं, तो मेरा खुद का भी ग्रोथ होता है, ठीक है। मेरी हॉबी कंचे खेलना है, ठीक है, कुछ नहीं एकदम बेसिक है बस। फिर HR राउंड होता है, उसके बाद अगर आप उसमें सिलेक्ट हो, कंग्रेचुलेशंस। ओके सर, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर इम्पोर्टेंट टाइम। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग।